अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैफेट कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम देखेंगे बजटिंग की रिवीजन भी हो जाएगी इस एक वीडियो के अंदर, और एग्जाम क्वेश्चन की किस तरह से अपने प्रिपरेशन करनी है, और एग्जाम में बजटिंग के क्वेश्चन के ऊपर आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पास पेपर की बात करें तो हमें दो तरह के बजटिंग के क्वेश्चंस नजर आते हैं। एक है कैश बजट के और एक है एनुअल स्टेटमेंट। मतलब ये मैं दो कैटेगरीज बना रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। एनुअल स्टेटमेंट में नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस ही मांगा जाता है, लेकिन एक अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल स्टेटमेंट मांगी गई है। ऑटम 17 का एग्जाम, ऑटम 17 में हमें नजर आता है कि उसने कॉस्ट ऑफ सेल हमसे डिमांड की है। बाकी प्रॉफिट लॉस हमसे तकरीबन 5 दफा पूछा गया है। ऑटम 20 में, स्प्रिंग 20 में, ऑटम 19 में, स्प्रिंग 19 में, स्प्रिंग 16 में हमसे ये 5 दफा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है। कैश फ्लो की या कैश बजट की बात बाद में करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस का 5 दफा हमसे क्वेश्चन पूछा गया, और नॉर्मली प्रॉफिट लॉस का जब क्वेश्चन पूछा जाता है या कॉस्ट ऑफ सेल का भी जब क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर का डाटा दिया होता है और नेक्स्ट ईयर की बजटिंग हमसे डिमांड की जा रही होती है। तो प्रॉफिट लॉस में बेशक हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का डाटा प्रॉफिट लॉस की शक्ल में दिया हो या किसी स्कैटर्ड फॉर्म में दिया हो, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में हमें लास्ट ईयर का डाटा दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर की बजटिंग करवाई जाती है। तो प्रॉफिट लॉस में सेल से लेकर नेट प्रॉफिट तक हर चीज को सोचते हैं कि क्या क्या उसमें हो सकता है। तो सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लास्ट ईयर की सेल्स को, प्रीवियस ईयर की सेल्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ। लाइक वॉल्यूम में 15% या 10% इंक्रीज है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन के साथ। इन्फ्लेशन लाइक 8% है। इन्फ्लेशन मीन प्राइस का इंक्रीज होना। और हो सकता है कोई डिस्काउंट हो, लाइक 5% डिस्काउंट है तो 0.95 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्काउंट होगा तो 0.95 से, 5% डिस्काउंट है, 3% है तो 0.97 से। तो इस तरह से हमें सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमें तीन चीजें सेल्स के अंदर कंसिडर करनी होगी। ढूंढना होगा क्वेश्चन में कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज है, प्राइस कितनी इंक्रीज है, और कोई डिस्काउंट्स वगैरह तो नहीं। अब वॉल्यूम प्लेट में रख कर दे दिए जाए, बड़ी इजीली से अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। वॉल्यूम हो सकता है आपको कैलकुलेट करने पड़ते हो, समटाइम मुश्किल तरीके से बताया कि पहले कैपेसिटी इतनी थी, अब कैपेसिटी इतनी है। कैपेसिटी इंक्रीज होने की वजह से हम अब इतना अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब मैं ले रहा हूँ सेल्स में कितना इंक्रीज है। प्रोडक्शन की बातें बाद में करते हैं। तो सेल्स में कितना इंक्रीज होगा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें वॉल्यूम में एक और चैलेंज जाता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं, दो प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ए है, बी है, या तीन प्रोडक्ट हैं, सी भी है, या प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसमें कुछ दो तरह की सेल्स ये हैं कि कैश सेल्स हैं और क्रेडिट सेल्स हैं। तो दो तरह की सेल्स अगर आपको दे दी जाए, दो या दो से ज्यादा टाइप की सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, या प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी की सेल्स, तो वॉल्यूम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना रिकमेंडेड है, या दोनों को वॉल्यूम अलग अलग उसका इम्पैक्ट लेना अलग अलग लेना रिकमेंडेड है। बेहतर है कि आप अलग अलग। लाइक अगर आपको कहता है कि कैश सेल्स 100 की थी, क्रेडिट सेल 200 की थी लास्ट ईयर में, लेकिन कैश सेल्स में 10% इंक्रीज आना है, क्रेडिट सेल में 15% इंक्रीज आना है, तो अलग अलग वॉल्यूम लें। या वो इस तरह से कहता है कि जी हमारी कैश सेल्स 40% है, क्रेडिट सेल्स 60% है, और कैश सेल्स में 10% इंक्रीज है, क्रेडिट सेल में 15% इंक्रीज है, तो अलग अलग कैलकुलेट करें। यहाँ पे एक वेटेड एवरेज वॉल्यूम का कंसेप्ट भी हम ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। वेटेड एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, फिर इसका यूज हम बाद में देखते हैं। लाइक अगर मैं ये कहूं कि 40% सेल्स के ऊपर 10% इंक्रीज है, 60% सेल्स के ऊपर 15% इंक्रीज है, तो 40% के ऊपर 10% इंक्रीज होने का मतलब 4% इंक्रीज, 60% के ऊपर 15% इंक्रीज होने का मतलब 9% इंक्रीज, तो ओवरऑल सेल्स में 13% इंक्रीज है। ये वेटेड एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको आप सेल्स में यूज कर तो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है।
रिकमेंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये वॉल्यूम के इफेक्ट आ गए। इन्फ्लेशन हो सकता है कि दोनों की सेम ना हो, या इन्फ्लेशन अगर सेम है तो डिस्काउंट सेम ना हो। कैश सेल्स के ऊपर 5% डिस्काउंट हम देते हो, लेकिन क्रेडिट सेल के ऊपर हो सकता है हम 2% डिस्काउंट देते हो या डिस्काउंट देते ही ना हो। तो हमें अलग-अलग कैश सेल्स, क्रेडिट सेल या प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी की सेल्स कैलकुलेट करनी ही रिकमेंडेड है। तो अलग-अलग वॉल्यूम ही हमें कैलकुलेट करना चाहिए 10 और 15। तो वेटेड एवरेज को यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन वेटेड एवरेज का शायद आगे एक जगह हम यूज़ पढ़ेंगे प्रोडक्शन के हवाले से, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है, प्रोड्यूस यूनिट्स की बात नहीं हो रही। सेल्स का ताल्लुक है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बात मैं आगे भी चल के करूंगा कि वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। ओके, अब सेल्स के अंदर जो जो चैलेंजेस हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब डिस्काउंट के अंदर भी एक चैलेंज आता है कि समटाइम वो इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है कि जी हम डिस्काउंट देंगे तो सही 5%, लेकिन वो सबको नहीं देंगे, वो तकरीबन 20% कस्टमर्स को देंगे। अब यहाँ पे भी एक स्मार्ट मैथमेटिक्स बताऊं तो 5% डिस्काउंट देना 20% कस्टमर को, तो ये 1% डिस्काउंट बनता है ओवरऑल सेल्स के ऊपर। ये स्मार्ट मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में काफी आसानी हो जाती है। 20% कस्टमर्स को 5% डिस्काउंट देने का मतलब 20% का 5%, तो 1% बनता है। या 20% कस्टमर्स को 2% डिस्काउंट देने का मतलब 0.4% डिस्काउंट। 30% कस्टमर को 3% डिस्काउंट देने का मतलब 0.9% डिस्काउंट। 30% कस्टमर को 10% डिस्काउंट देने का मतलब ओवरऑल 3% डिस्काउंट। ये छोटा सा मैथमेटिक्स डिस्काउंट्स में यूज हो जाता होता है। तो ये भी अगर स्मार्ट मैथमेटिक्स अगर आपको आती हो या आपका दिमाग तेज से चलता हो कैलकुलेशन में, तो ये स्मार्ट कैलकुलेशन कर लेना बेहतर है। 30% कस्टमर को 10% डिस्काउंट, 30% कस्टमर को 10% डिस्काउंट, तो ये 3% डिस्काउंट है। और 3% डिस्काउंट का मतलब है कि आपको रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना चाहिए 97% से। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेटेड एवरेज डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करके आप एक ही दफा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 30% सेल्स ज्यादा कैलकुलेट करें, 70% ज्यादा कैलकुलेट करें, 30 के ऊपर डिस्काउंट दें, 10% के ऊपर डिस्काउंट, 70% के ऊपर डिस्काउंट ना दें, तो वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। आसान कैलकुलेशन यही है। तो सेल्स के अंदर जो जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले तो कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इन दोनों में फर्क क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं भी जानते या नहीं ज़हन में तो भी रिवाइज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम की चैलेंज क्या है? इसमें भी लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल कंज्यूम लें। लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया जाएगा। फिर अब यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना तो है, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है इन्फ्लेशन से, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है वही बातें जो सेल्स के ऊपर की, डिस्काउंट से। इन्फ्लेशन है, मैं वॉल्यूम के ऊपर दोबारा आता हूँ। इन्फ्लेशन है फॉर एग्जांपल 7%, लेकिन हमें लगता है कि हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो 0.98 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सप्लायर हमें डिस्काउंट 2% दे रहा है, तो हो गया। वॉल्यूम के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं, बल्कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, बहुत गौर से सुनिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो फिर जितने यूनिट सेल किए उतने ही प्रोड्यूस किए होंगे। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स सेल्स में ऐड करके ओपनिंग फिनिश गुड माइनस करेंगे तो प्रोड्यूस यूनिट आएंगे। और प्रोडक्शंस का वॉल्यूम हमने देखना है कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये वो वॉल्यूम नहीं है जो ऊपर वॉल्यूम की बात हो रही थी, वो सेल्स का वॉल्यूम था, ये प्रोडक्शन का वॉल्यूम है। हाँ, हो सकता है कि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड दोनों गिवन हो ही ना, तो फिर यस वी कैन से कि जो सेल्स का वॉल्यूम है वही प्रोडक्शन का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल 12% इंक्रीज होगा, तो 12% से मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक चैलेंज आया वॉल्यूम का, फिर इन्फ्लेशन का, और फिर डिस्काउंट का। हमने इस तरह से मल्टीप्लाई ये चीजें कैलकुलेट कर दी है, तो फिर हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा। और रॉ मटेरियल परचेज से मुझे कोई कंसर्न नहीं है।
सम टाइम क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी होगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का मुझे कुछ करना है? नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना था मुझे, रॉ मटेरियल परचेज तो कैलकुलेट नहीं करना था। लेकिन एक बात हो सकती है रॉ मटेरियल कंजम्पशन में अगर फाइफो हमें कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर, और नॉर्मली फाइफो ही पूछा गया, कभी आज तक बजटिंग में वेटेड एवरेज का कंसेप्ट टेस्ट नहीं हुआ, फाइफो से पूछा जाता है। तो फाइफो का मतलब ये होगा कि हमने जो ओपनिंग मटेरियल है वो पहले यूज करना है, और ओपनिंग मटेरियल सस्ता था, उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, तो वो सस्ता था, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लेना। जो इस साल हमने परचेज करना है वो महंगा खरीदना है, उस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल को हमें एडजस्ट किस तरह से करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल 100 का रॉ मटेरियल चाहिए रिक्वायर्ड है, और लेकिन 20 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 100 में से 20 माइनस करके फिर मैं इन्फ्लेट करूंगा लाइक 7%, ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया, फिर डिस्काउंट का इफेक्ट भी लेना तो वो भी ले लेंगे, फिर अब जो ओपनिंग पड़ा हुआ है वो सिंपली ऐड कर देंगे। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है ना ओपनिंग को माइनस करने के बाद लेना है, अगर कोई ओपनिंग रॉ मटेरियल मौजूद है तो ये ओपनिंग रॉ मटेरियल का इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल की कंजम्पशन के लिए। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त पॉइंट है, एग्जाम में 2 दफा टेस्ट हो चुका है ये पॉइंट। ओपनिंग रॉ मटेरियल देता है और फिर कहता है इन्फ्लेशन भी है, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस करके फिर इन्फ्लेशन लेनी है, फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल दोबारा ऐड कर देना, वो सिंपली ऐड कर देना, इसका इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहले का पड़ा हुआ है, सस्ता खरीदा था हमने, तो आज 7% महंगा मिल रहा है, तो वो 80 जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेट से हमें 100 चाहिए, तो 20 तो हम ओपनिंग यूज करेंगे, रिमेनिंग 80 जो है वो हम महंगे वाला खरीद रहे होंगे। तो ये रॉ मटेरियल की कंजम्पशन के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं ये मैंने आपके सामने लिखे। एक आखिरी चैलेंज याद आया रॉ मटेरियल कंजम्पशन में, एक तो हो गया वॉल्यूम का, एक हो गया इन्फ्लेशन का, एक हो गया डिस्काउंट का, और एक समटाइम आता है वेस्टेज का। वैसे सम टाइम नहीं आता, ये सिर्फ 2 दफा एग्जाम में टेस्ट हुआ, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी आपको आना चाहिए कि वेस्टेज लाइक पहले वेस्टेज थी 5%, अब वेस्टेज है 3%। ये वेस्टेज ना नॉर्मल लॉस ही हम इसको ट्रीट करते हैं, नॉर्मल लॉस कह दे, वेस्टेज कह दे, या वर्ड एक यूज हो सकता है यील्ड का। अच्छा, यील्ड और वेस्टेज एक ही बात है, मतलब अगर मैं कहूँ कि 5% वेस्टेज है तो इसका मतलब है यील्ड 95% है, मैं कहूँ 3% वेस्टेज है तो इसका मतलब है यील्ड 97% है, यानी कि 1 माइनस वेस्टेज परसेंटेज इज इक्वल टू यील्ड परसेंटेज। ठीक है, तो वी वेस्टेज हमें दिया जाए या यील्ड दिया जाए, किसी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन अगर दी जाए, और फिर उसमें खतरनाक इंफॉर्मेशन ये कि पहले वेस्टेज होती थी 95%, अब होगी 90, सॉरी पहले वेस्टेज होती थी 5%, अब वेस्टेज होगी 3%। तो वेस्टेज कम हो रही है, वेस्टेज कम होने से कॉस्ट कम होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है, ये कंफ्यूज कर देता है अक्सर स्टूडेंट्स को। तो एक दफा फिर 5% वेस्टेज से हम वेस्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, 3% वेस्टेज पे आएंगे, तो कॉस्ट कम करनी है, तो कम करने के लिए कम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, ज्यादा परसेंटेज से डिवाइड करें, कम जो करना है आपने। लेकिन अगर उलट हो जाए कि इस साल हमें लगता है कि हमारी वेस्टेज 3% से बढ़ के 5% होनी है, तो फिर उलट हो जाएगा, हमें ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, कम से डिवाइड करना है। ये सबसे आसान तरीका है बताने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कॉस्ट कम करनी है ना, तो कम से मल्टीप्लाई करें, ज्यादा से डिवाइड करें। अगर कॉस्ट मैंने ज्यादा करनी होती तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करता, कम से डिवाइड करता। तो वेस्टेज कंट्रोल हो रहा है तो हम इस तरह से 95% से मल्टीप्लाई करके 97 से डिवाइड कर देंगे। ये परसेंटेज मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है वो कहे 6% वेस्टेज थी, अब 2% रह जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, 98 से डिवाइड करेंगे और 94 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा दोबारा सुन लें, 6% से वेस्टेज 2% पे हो जाएगी, तो कॉस्ट कम हो रही है ना, वेस्टेज कंट्रोल हो रही है, तो 98 से डिवाइड करेंगे, 94 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अच्छा शॉर्टकट है यार। ओके ये रॉ मटेरियल की कंजम्पशन के अंदर जो जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आपको पास पेपर के अंदर यही बार बार चैलेंजेस नजर आएंगे जो मैंने यहाँ पे बोले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेबर की। लेबर की जो है वो कॉस्ट के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं,
अगेन लास्ट ईयर की लेबर कॉस्ट हमें दी होगी, इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम कौन सा, अगेन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का। फिर इसके अंदर भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट, फॉर एग्जांपल 6% इन्फ्लेशन है, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट का नॉर्मल इफेक्ट नहीं आता, लेकिन एफिशिएंसी का इफेक्ट आता है। तो एफिशिएंसी लास्ट ईयर 95 थी, अब 97 होगी। वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन अगेन, 95% से एफिशिएंसी 97, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव होने से कॉस्ट कम होनी है, तो कॉस्ट कम करने के लिए 95 से मल्टीप्लाई 97 से डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी 95 से 97 हुई है, तो कॉस्ट कम करनी है, कम करने के लिए कम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा से डिवाइड करेंगे। समटाइम एफिशिएंसी और आइडल टाइम, एफिशिएंसी की जगह आइडल टाइम दिया होगा, तो उसमें भी तकरीबन यही कुछ ही हमने करना है। अगर वो कहे कि पहले 5% आइडल टाइम था, अब 3% होगा, तो अगेन इससे लेबर कॉस्ट कम होनी है, तो 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 97 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जैसे ऊपर मैंने बताया शॉर्टकट मटेरियल के लिए, तो लेबर के लिए भी यही है कि हमने कॉस्ट को कम करना है कि ज्यादा करना है, पहले ये सोच लें, फिर हम ये सोच लेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। तो लेबर की कॉस्ट आ गई। फिर इसके बाद वेरिएबल एफओएच की बात करें। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो फिक्स एफओएच तो हमने शायद इस तरह से कैलकुलेट करने ही नहीं होंगे, या वो करने होंगे तो वो जीपी के बाद, कंट्रीब्यूशन के बाद, सॉरी, हमें लेने होंगे। लेकिन वेरिएबल एफओएच की बात करें तो लास्ट ईयर के हमें दिए होंगे, उसके साथ अगेन वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा। इसमें इन्फ्लेशन रेट कुछ और हो सकता है, अगेन इसका भी एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक हो सकता है, तो एफिशिएंसी की परसेंटेज से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। समटाइम वेरिएबल एफओएच आर लिंक्ड विद लेबर एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी से इसका ताल्लुक हो सकता है, वो ले लेंगे। फिक्स्ड एफओएच हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कंट्रीब्यूशन के बाद देखेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले लिखेंगे, वेरिएबल एफओएच के साथ देखेंगे। अच्छा, इसमें वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं होता फिक्स्ड एफओएच का, आपको पता है वॉल्यूम के इंक्रीज होने से फिक्स्ड एफओएच इंक्रीज नहीं होते, तो इसको सिंपली इन्फ्लेट करना है, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके, पिछले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन का इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हाँ, इसको इन्फ्लेट करें, लाइक इसका इन्फ्लेशन रेट 4% है, व्हाटएवर रेट इज, इसमें फिर ऐड कर लें कि न्यू डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे जो पिछले साल थी वही इस साल है तो फिर ठीक है, अगर प्लांट कोई इंक्रीज हुए हैं या आपका डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिसिएशन कुछ और आ रही है, तो व्हाटएवर न्यू डेप्रिसिएशन वो ऐड करें। कोई एडिशनल एफओएच है, फिक्स्ड एफओएच, वो ऐड कर दें, फिक्स्ड एफओएच वो ऐड कर दें, तो इस तरह से हमारे पास फिक्स्ड एफओएच भी आ जाएंगे। ले जी, ये इस तरह से हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो वी यूज द वर्ड कंट्रीब्यूशन, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी यूज द वर्ड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमें अगेन हो सकता है दो तरह की हो, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स में तो अगेन लास्ट ईयर की लेंगे, उसमें भी अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो माइनस करेंगे, उसको भी इन्फ्लेट करेंगे, लाइक उसका इन्फ्लेशन रेट 6% हो सकता है, 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें न्यू डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, और वही सारी बात कि अगर कोई एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो ऐड कर देंगे। ये तो फिक्स के लिए हो गया, लेकिन वेरिएबल के लिए क्या होगा, लास्ट ईयर। अब इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग, गौर से सुन लें, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या है। ऑपरेशनल कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से है। तो प्रोडक्शन और सेल के वॉल्यूम में फर्क हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड की वजह से। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है, फिर जितने प्रोड्यूस किए उतने सेल किए हमने। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं तो जितने प्रोड्यूस किए उतने सेल नहीं किए। सोल्ड और प्रोडक्शन में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को कंसिडर करना है वॉल्यूम में, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट का सोल्ड से तो ताल्लुक हो सकता है, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसका प्रोड्यूस से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ड का वॉल्यूम हमने लेना है, उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है, फिर उसमें कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, लाइक 5%, तो वो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। तो इस तरह से हमारी प्रॉफिट लॉस कंप्लीट तैयार हो जाएगी।
इत्तेफाक से पूरे आप देख लें ऑटम 15 से बजटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऑटम 20 तक आज तक वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ एक क्वेश्चन में गिवन है, वो है ऑटम 17। अदरवाइज ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल तो देता है। ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल का क्या यूज है वो बता चुका हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड का क्या यूज है वो बता चुका हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं देता वो। लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है पास पेपर में ऑटम 17 का क्वेश्चन, जहां पे वर्क इन प्रोसेस भी दिया हुआ है। अगर वर्क इन प्रोसेस भी होता तो फिर मेरी शुरू से लेके एंड तक की जो डिस्कशन है उसमें एक चीज आ जाएगा कि सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर मैन्युफैक्चर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के लिए, हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने अब थोड़ा रिवर्स चलना पड़ेगा। ऑटम 17 के क्वेश्चन को देख के ये बात मेरी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी कि पहले ये देखें कि सेल कितने करने हैं अगले साल में, फिर उससे ये अंदाजा लगाएं कि आपने प्रोड्यूस कितने करने हैं, आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कितनी है, फिर इनपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कितनी है। वो कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करके, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करके। रिवर्स चल रहा है, पहले देखें सेल कितने करने हैं, फिर देखें प्रोड्यूस कितने करने हैं, प्रोड्यूस की आउटपुट कितनी है, फिर उस प्रोड्यूस की आउटपुट क्रिएट करने के लिए आपको प्रोड्यूस की इनपुट कितनी शामिल करनी पड़ेगी। फिर प्रोड्यूस की इनपुट लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि जी हमें रॉ मटेरियल कितना यूज करना है। चलें, रॉ मटेरियल को ना भी देखें, हमें ये अंदाजा हो जाए कि हमने 1,00,000 यूनिट प्रोडक्शन में इन करने हैं, स्टार्ट करने हैं। तो स्टार्ट 1,00,000 अगर यूनिट करने हैं तो 1,00,000 के हिसाब से हम प्रोडक्शन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। जो हम बात कर रहे थे ना मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की, कि यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, तो कौन सा वॉल्यूम चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का? नहीं नहीं। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट का? नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट का। ये इनपुट और आउटपुट में जो फर्क है, यही ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का फर्क है। फिर सुन लें, ये बात मैं आपको एक प्रोसेस का टी अकाउंट बनाकर समझा देता हूँ कि अगर एक प्रोसेस अकाउंट है, उसमें सिर्फ यूनिट्स की कॉलम को आप अगर माइंड में रखें, अगर मैं ये कहूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो फिर मैंने जितने इन किए, नॉर्मल लॉस को इस वक्त इग्नोर कर दें, जितने इन किए उतने ही आउट किए होंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो फिर जितने इन किए उतने आउट नहीं किए होंगे। 106 बनते हैं ये, और अगर 10 में कह रहा हूं कि क्लोजिंग है, तो इसका मतलब है कि आउट हुए होंगे 96। तो मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त 100 को कंसीडर करना चाहिए कि 96 को? दोबारा मैं बोल रहा हूं, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एफओएच की कॉस्ट में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो मटेरियल, लेबर, एफओएच 100 यूनिट पे लगा कि 96 पे? 100 पे, इनपुट पे, नॉट आउटपुट। और ये आउटपुट का मतलब सोल्ड नहीं है, आउटपुट का मतलब तो फिनिश गुड में गए, फिनिश गुड में 96। और हो सकता है वहां से बिके सिर्फ अभी 80 हो, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल में गए हों। तो रिवर्स ऑर्डर में चले, सेल से हमें कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ सेल, कितने यूनिट सेल हुए। सेल से हमें देखना होता है कि कितने प्रोड्यूस हुए। प्रोड्यूस से फिर हमें अंदाजा लगाना होता है कि कितने इन हुए। रॉ मटेरियल, लेबर और एफओएच तो इन 100 यूनिट पे लगे होंगे। ठीक है, फिर हमें ओपनिंग क्लोजिंग, जब वर्क इन प्रोसेस को ऐड लेस करेंगे, ओपनिंग को ऐड, क्लोजिंग को लेस, ओपनिंग फिनिश गुड को ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड को लेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली हम कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो FR1 में पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट होती है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, सॉरी, फिनिश गुड की एडजस्टमेंट होती है, तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। लेकिन एक ही क्वेश्चन हमें ऑटम 17 का ऐसा नजर आता है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बातें हो रही हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो हमें क्वेश्चन नजर आते हैं प्रॉफिट लॉस के, उसमें वर्क इन प्रोसेस नहीं देता, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड देता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड के लिए हमें क्या करना है? हमने जहां पे ये सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट की थी, रॉ मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच की बात हो गई थी, इसमें हमें सिंपली ऐड कर देना है ओपनिंग फिनिश गुड और लेस कर देना है क्लोजिंग फिनिश गुड, क्योंकि हम बना रहे हैं
प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो कैलकुलेट किया है, इसमें ओपनिंग फिनिश गुड ऐड कर दें, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस कर दें। ये कैलकुलेट करना इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता, नॉर्मली ओपनिंग और क्लोजिंग की कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ती, वो गिवन होती है। ठीक है, तो ये थी जी सारी डिस्कशन प्रॉफिट और लॉस के बजटिंग के क्वेश्चन के लिए। ये जो मैंने ऑटम 17 का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल कंप्रीहेंसिव जो वर्किंग हमें ऑटम 17 के अंदर नजर आती है, इसमें दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। अदरवाइज ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के अंदर नॉर्मली वो चैलेंज क्रिएट नहीं करता। ये चैलेंज आ जाए तो ये बेस्ट सिनेरियो है, इसको समझने के लिए इसकी रिवीजन जरूर कीजिएगा। अब आते हैं कैश बजट के ऊपर। कैश बजट के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसमें किसी दौर में पुराने जो स्कीम थी और ये जो 2014 से पहले की जो स्कीम थी, कैश स्कीम से पहले, तो यहाँ पे मंथ वाइज, चलिए मैं इसको मंथ वाइज लिख देता हूँ, मंथ वाइज कैश बजट ज्यादा पूछता था। अब मंथ वाइज कैश बजट थोड़े कम कर दिए उसने, एनुअल कैश बजट हमें अब नजर आते हैं। मंथ वाइज कैश बजट आपको ऑटम 15 से ऑनवर्ड एक क्वेश्चन आपको नजर आता है जहां पे मंथ वाइज उसने कैश बजट बनवाया हमसे। अदरवाइज ज्यादा क्वेश्चन हमें, बल्कि दो क्वेश्चन, ऑटम 18 और स्प्रिंग 17, ये दो क्वेश्चन मंथ वाइज के हैं। बाकी चार क्वेश्चन हमें एनुअल कैश बजट के नजर आएंगे, स्प्रिंग 18 का, ऑटम 16 का, स्प्रिंग 16 का, ऑटम 15 का। ये चार क्वेश्चन एनुअल कैश बजट के हैं। एनुअल कैश बजट में भी वही सारी वर्किंग करनी पड़ती है जो हमने अभी सारी बातें की, सेल्स की, रॉ मटेरियल की, लेबर की, और वेरिएबल एफओएच की, फिक्स एफओएच की, सारी बातें वही हैं। लेकिन अब चूंकि कैश बजट बनाना है तो इसमें एक एडिशनल बात ये करनी होती है कि क्या इन सारी चीजों की पेमेंट हमने कर दी है, और सेल्स की क्या सारे पैसे रिसीव कर लिए। उसमें सिंपली हमें देखना होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स और सेल्स हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाए तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट करना मसला नहीं होता। लेकिन इसका एक और तरीका भी होता है। दो तरीके हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैलकुलेट करने के लिए। एक तो सिंगल एंट्री अप्रोच, जो कि हम FR1 में कभी पढ़ते थे, कि डेटर का अगर मुझे ओपनिंग मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए, सेल्स की इंफॉर्मेशन जो मैंने प्रॉफिट लॉस की बजटिंग के वक्त सारी बातें कर चुके कि सेल्स की फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तीन चीजें मुझे मिल जाए तो कैश कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है कि अगर हमें कहा जाता है कि हमारे डेटर से कलेक्शन होती है 30 डेज में और साल में दिन 360 है, तो जितनी भी सेल्स की फिगर होगी हम क्या करेंगे, 30 डेज डेटर टर्नओवर है या डेटर से कलेक्शन का जो पीरियड है, तो इसका मतलब है 30 डेज के पैसे नहीं आए होंगे, 330 डेज के आगे होंगे। 360 दिनों में से 330 दिनों के पैसे आ गए हैं, तो 330 से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 से डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें फिर हमें ऐड करने पड़ेंगे ओपनिंग डेटर्स कितने थे। ओपनिंग डेटर्स कह लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर दूसरा इसका तरीका है, लास्ट ईयर सेल्स ले लें और उसके 30 दिनों के पैसे आपने अब वसूल किए होंगे। जिस तरह अभी आपने 330 दिनों के पैसे वसूल किए इस साल की सेल के, तो पिछले साल की 30 दिन के सेल के पैसे आपने अब वसूल किए होंगे। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर का ये डेटर टर्नओवर 30 डेज हो सकता है लास्ट ईयर का डिफरेंट बताया हो, इस साल का डिफरेंट हो। इस साल का, अगर ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये पास्ट एग्जाम में पेपर में एक एक बात टेस्ट हुई हुई है। 30 डेज है, लास्ट ईयर 40 डेज था, तो फिर 40 डिवाइड बाय 360 कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका टी अकाउंट अप्रोच है, सिंगल एंट्री अप्रोच, जिसमें हम करते हैं कि जी ओपनिंग क्लोजिंग डेटा पुट करके सेल्स। और एक तरीका ये है कि जी हम ये अगर टर्नओवर रेशियोज हमें दिए हों तो ओपनिंग क्लोजिंग के बजाय हम ये करेंगे सेल्स में से देखेंगे कितने पैसे आ गए इस साल की सेल्स में से और पिछले साल की सेल्स में से कितने आए हैं। अब रॉ मटेरियल में से आपने कैलकुलेट करनी हो पेमेंट टू सप्लायर, तो रॉ मटेरियल की परचेज कैलकुलेट करेंगे। परचेज कैलकुलेट करने के बाद लेट से हम 40 डेज में पैसे देते हैं, तो 320 डिवाइड बाय 360, हमने 320 डेज के दिए होंगे, लेकिन लास्ट ईयर की परचेज के हमने हो सकता है 40 डेज के पैसे दिए, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे लेबर है, चाहे वेरिएबल एफओएच है, चाहे फिक्स एफओएच है, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे नहीं होती। उन तमाम एक्सपेंसेस के साथ भी यही सलूक करेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंसेस अगर गिवन है, ओपनिंग एक्रूड क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंसेस की फिगर हमने जो कैलकुलेट की है प्रॉफिट लॉस बजटिंग के वक्त सारी बातें कर चुके, जो एक्सपेंसेस की फिगर कैलकुलेट करने की टेक्निक्स हैं वो कैलकुलेट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस पेड आ जाएगी। या अगेन इसी तरह हम अगर कहते हैं कि जी हम हमारा 50 डेज का एक्सपेंस का पेमेंट का टाइम है तो 310 डिवाइड बाय 360, और हो सकता है लास्ट ईयर के एक्सपेंस भी हमने इसी डिले के साथ पे किए हो तो वो 50 डेज के एक्सपेंसेस हमने अब पे किए होंगे। तो ये पेमेंट के या कैश बजट के चैलेंजेस हैं, ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। सारी वर्किंग वही जो हमने, सारी बातें वही वॉल्यूम की, डिस्काउंट्स की, इन्फ्लेशंस की, वो बातें जो हमने प्रॉफिट लॉस की बजटिंग के वक्त की हैं वो सारी बातें यहाँ पे वैसे की वैसे अप्लाई होंगी। बस अब हमें पेमेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ रही है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की कि हम दिनों के हिसाब से 330 डिवाइड बाय 360 इस तरह की कुछ वर्किंग कर लेंगे, या ओपनिंग क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर से हम टी अकाउंट बनाकर भी ये मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कैश बजट के चैलेंजेस। तो ये बजटिंग के अंदर दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो, आधे घंटे की तकरीबन वीडियो से आपको बजटिंग के क्वेश्चन की प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।